हाँ जी, नमस्ते। तो आज हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं, क्लास 11 का सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर 8 बिजनेस स्टडीज की बुक, एनसीईआरटी की। तो अभी मैं सब इसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड और सेक्शन 8.1 और 8.2 पहले कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि अनिल सिंह है, एक हाइपोथेटिकल है, कोई भी नाम हो सकता था, राहुल देवान हो सकता था, कोई भी। उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ठीक है, वो अपना ही इज कंसिडरिंग एक्सपैंडिंग दिस बिजनेस। एक बड़ा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है, अब उसको एक्सपैंड करके और रेस्टोरेंट्स बनाना चाहते हैं और पूरी चेन खोलना चाहते हैं, पॉसिबली सेम सिटी में, अलग सिटी में। मगर इतने फंड्स नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। पिताजी ने बोला कि जी तुम पार्टनरशिप कर लो किसी के साथ, किसी और बड़े रेस्टोरेंट ओनर के साथ या किसी और पैसे वाले व्यक्ति के साथ। अब उसमें आएगा जी चैलेंजेस, ओनरशिप किसकी होगी, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा, फिर पता नहीं पार्टनर्स में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती हैं, ईगो होगी, अलाइनमेंट हो पाएगा बिजनेस एक तरह से रन करने के लिए या नहीं। फिर कोई दोस्त वोस्त आया, उसने कहा जी बैंक लोन ले लो। फिर किसी ने कहा जी उसको कि इक्विटी शेयर, अपनी इक्विटी बेच दो यार किसी को। अनिल जी इज वेरी कंफ्यूज्ड। तो ये बैकग्राउंड है जो आप सबके लिए कि ये बुक में जो भी चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है जी। अब होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। तो पहले तो बिजनेस देख लेते हैं, जो आपने पुराने सालों में, पुराने वर्षों में सीखा होगा कि बिजनेस होता क्या है ना। बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, या मैंने प्रोडक्ट्स नहीं लिखा, एंड प्रोडक्ट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ, so goods is also products, sorry. Business is concerned with the production and distribution of goods and services to fulfill needs of consumers and society. ठीक है जी, जो खरीदना चाहता है उसकी नीड्स को, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, सोसाइटी और कुछ नहीं है बट अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और ग्रुप ऑफ पीपल. A lot of them are consumers, all of them are consumers of something or the other. So उनकी सब उनकी नीड्स को जो फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है बेसिकली. ठीक है, हर बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, रिक्वायर्स मनी. फाइनेंस और द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, फाइनेंस इज नथिंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज द लाइफ लाइन ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, ये बैकग्राउंड सेटिंग हो रही है अभी. ठीक है, fulfilling the financial requirements of a business is basically called business finance. ठीक है, this need of a business to find finance is the whole area of business finance. अच्छा, एक और ये इसमें कुछ एडिशन करा. अच्छा, बिजनेस फाइनेंस की नीड्स दो तरह की हो सकती हैं. ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग बनानी है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना. ट्रेड कर रहे हैं आप चिप्स के पैकेट आपको बहुत ज़्यादा खरीदनी है, दैट इज वो रॉ मटेरियल है. और इवन गुड्स, राइट, किराने की दुकान है, उसमें बैठकर चिप्स के पैकेट हैं, नाचोस हैं, वट. या फिर अपनी सैलरीज इंक्रीज करनी है और 2 लोग हायर करने हैं और 10 लोग, 100 लोग हायर करने हैं, बिजली के बिल हैं, ऑफिस का रेंटल है, ये सब बिजनेस फाइनेंस की नीड्स होती हैं. ठीक है, एक एसेट्स बनाने के लिए और एक वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए. इसको आगे समझते हैं थोड़ा. तो पहले फिक्स्ड कैपिटल को देखते हैं. ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का एक हेडिंग है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हेडिंग है वर्किंग कैपिटल. यही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था. 2 टाइप्स है ना, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. ये मैंने अब आगे एक्सप्लेन करा है. सो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट्स, लैंड, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी ऐसी चीजें, ऑफिस खरीदना है, दुकान खरीदनी है. ठीक है, ऐसा पैसा वंस यू पुट इट इन अ बिजनेस, इट रिमेन्स इन द बिजनेस एज अ लॉन्ग टर्म एसेट. ठीक है जी, आप आज फैक्ट्री बनाते हैं या फैक्ट्री कोई बनी बनाई खरीदते हैं, तो ऐसा तो नहीं है 1 या 2 साल में बेच देंगे, इतने शॉर्ट टर्म में नहीं, आप उसको 10, 15, 20 साल रखेंगे, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट. ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हर हर बिजनेस को एक ही तरह का फिक्स कैपिटल नहीं बनाना होता. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, जायज सी बात है एंड वेरी ऑब्वियस बात है
कि बिजनेस को, हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फॉर एग्जांपल लैंड और फैक्ट्री और मशीनरी बनाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है, और जबकि ट्रेडिंग बिजनेस को कोई नई दुकान खरीदनी है और या कोई शॉप खरीदनी है, या फिर जैसे दिवाली का मौका है तो बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, बहुत सारे मिठाई के डब्बे, मतलब 1000 मिठाई के डब्बे एक्स्ट्रा खरीदने हैं, तो उसके लिए जी सॉरी आई गो बैक। सो वो फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो फिक्स्ड कैपिटल में लैंड फैक्ट्री होती है और ट्रेडिंग बिजनेस को शॉप और ये सब कुछ चाहिए होता है। करेक्ट। इसमें वो दिवाली वाला एग्जाम्पल इज फॉर वर्किंग कैपिटल, अभी आऊंगा उस पर, सॉरी। हाँ मतलब ये जेनेरिक सा पॉइंट है बट लिखना है क्योंकि किताब में है, तो आप सब नोट कर लें इसलिए। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, है ना, जब बिजनेस एक्सपैंड करना होता है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहती है। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। की वर्ड है ये, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। कैसा? जैसे रॉ मटेरियल है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंटल, मटेरियल स्टॉक करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हुआ, या मैंने बताया किराने की दुकान पे मिठाई के नया नया मिठाई, फॉरगेट दिवाली अभी के लिए, 1 मिनट, बट कोई नया लाइन ऑफ बिजनेस लेना है, ठीक है जी। अभी हम पतंजलि के, हमारे को नए प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, ठीक है, तो पतंजलि के साथ एक अग्रीमेंट करना होगा। वो कहेंगे जी हमें 5 लाख रुपए पहले आप अपफ्रंट दोगे, फॉर एग्जाम्पल, कि आप क्रेडिबल हो या नहीं, या सिक्योरिटी के फॉर्म में दोगे कि हम आपको गुड्स भेज दें, पता नहीं आप पैसे दो या ना दो टाइम पे। तो नॉर्मली कुछ जैसे एक सिक्योरिटी के नाम पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, वो 5 लाख रुपए मांगे, जो भी मांगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अमूल का करो, मदर डेयरी का करो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मनी मांगता है ऐसे करके, ठीक है। सपोज वो करना है तो वो आपको नीड है, आपको स्टॉक करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो हर बिजनेस की जैसे जैसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बिजनेसेस की अलग अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस की अलग होगी, उसी तरह से वर्किंग कैपिटल नीड्स भी अलग होंगी ना। बिल्कुल नॉर्मल सी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। जो जैसे कोई ट्रेडिंग बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो ट्रेडिंग बिजनेस है, एक एक है किराने की दुकान जिसपे आप जाते हो और कि आज नाचोस खरीदते हो और नाचोस के उसी टाइम पैसे पकड़ा देते हो, दैट इज अ ऑन कैश बेसिस बिजनेस, ठीक है। देन देर इज अ बिजनेस, से अ ट्रेडिंग बिजनेस, यूजुअली इन सॉरी ट्रेडिंग बिजनेस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो सप्लायर होता है, जो आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ डीलर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देता है, वो भी कुछ 30 डे, 60 डे, 90 डे क्रेडिट पे देता है। आप जब लेते हैं उनसे, फिर आप आगे किसी को बेचते हैं, किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, उन बहुत असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स बेचते हैं उसको, कोई पीसीबी बनाने के लिए या कोई यूपीएस बनाने के लिए, तो वो भी आपको पैसे 60 डे, 90 डे, 30 डे, कुछ ना कुछ ऐसी क्रेडिट पे देता है, ठीक है। सो जो लंबा क्रेडिट देगा उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नीड होगी, ऑब्वियस बात है। जो कम देगा उसकी वर्किंग कैपिटल नीड कम रहेगी, क्योंकि उसके बाद कैश मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल कैसी चाहिए। फिर एक्सपेंशन अगर करेंगे बिजनेस का, तो नॉर्मल बात है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, वो सैलरीज बढ़ेंगी, रेंटेड ऑफिस बढ़ेंगे, कुछ आप सॉफ्टवेयर में नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, आप कुछ टैली खरीदेंगे या कुछ करना है, टैली के लिए बंदा रखना है, स्टफ लाइक दैट, ठीक है जी। ऐसा ही एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्स फिक्स्ड कैपिटल, उसी तरह एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन, बहुत जल्दी खत्म कर लिया हमने 2 सेक्शन खटाक से। दिस इज द पावर ऑफ पीपीटीज, प्रेजेंटेशन समराइज करना। पता नहीं इतने टेक्स्ट वेक्स्ट लिखते क्यों हैं, पीपीटी को ही किताब में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी सेक्शन 8.3, इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। ये चैप्टर में ना डिवीजन ऐसे करा हुआ है कि यहाँ एक है जी सेक्शन बैकग्राउंड, पहले तो सारी सेटिंग करी है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिर आ गया है जी क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, और फिर आगे चलते हैं, जल्दी से आता है आगे सोर्स ऑफ फंड्स की एक क्लासिफिकेशन है, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स है, मतलब कि किस तरह की फंडिंग ऑप्शंस होती हैं और किस किस कैटेगरी में होती हैं, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर है सोर्सेज ऑफ फंड्स इटसेल्फ,
कि वो कैसे कैसे सोर्सेज है। मैं जब एग्जांपल्स बताऊंगा मैं बहुत सारे सोर्सेज भी कवर कर लूंगा, बट सोर्सेज ऑफ फंड्स हम आगे चल के बाद में नेक्स्ट ऐसे वीडियो में मैं उसमें कवर करूंगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स को मैं आगे आगे बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन आपकी बुक के डायग्राम में दिए हुए हैं, जिसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। इनमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं, सिर्फ एक रफ सा क्लासिफिकेशन है। मेरे लिए मुझे बहुत ही मीनिंगलेस सा क्लासिफिकेशन लग रहा है। मतलब 20-22 साल से बिजनेस चला रहा हूँ मगर कभी ऐसे मैंने सोचा ही नहीं। सो इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, बट बिकॉज यू हैव टू लर्न इट, एंड आपको क्योंकि एग्जाम में रट फट के एग्जाम के क्वेश्चंस आंसर करने हैं, तो आप यू माइट एज वेल फॉलो दिस। ओके, सो पीरियड होता है, बेसिस ऑफ पीरियड, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है जी। पीरियड में देख लेते हैं एक बारी, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा जी। पीरियड मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ओनरशिप मतलब ओनर अपने फंड्स के थ्रू कुछ कुछ पैसे जुगाड़ कर ले या कहीं से बोरो कर ले। ठीक है जी। बोरो कर ले ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ठीक है कि जी मैं ओनर हूँ बिजनेस का, मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ जी, देखो जी मैंने ITR फाइल करी हुई है, मेरी इतना टैक्स देता हूँ, तो मेरी एबिलिटी टू गिव back the money you will loan to me from a bank for example, वो मेरी एबिलिटी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने एक बारी पर्सनल बेसिस पे 15 लाख रुपए का लोन लिया था, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कोई FD के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, ऐसा नहीं है। बस बैंक में अप्लाई करो, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे, आपकी कैसी परफॉर्मेंस है। जैसे सिबिल रेटिंग होती है, एक सिबिल रेटिंग CIBIL। ठीक है, ये इसीलिए होती है कि बैंक के पास अगर आप जाओ, वो देख पाए कि जी आपकी लोन ले रहे हो, लोन चुकाने की क्षमता भी है या नहीं है। ठीक है, तो वो सिबिल रेटिंग बड़ी कॉमन है इंडस्ट्री में। ये किताब में आपकी नहीं है, तो आगे कभी आगे आएगा, नेक्स्ट ईयर में, इस साल में, मुझे नहीं पता। बट अपनी एबिलिटी पे, बेसिस ऑन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, यू हैव द एबिलिटी टू रेज मनी। सो दैट इज, मैंने भी 15 लाख रुपए जब बैंक से लिए थे, इसी बेसिस पे लिए थे, दैट आई एम द ओनर, आई रन अ बिजनेस, बिजनेस की इतनी वैल्यू है, इतना रेवेन्यू टर्नओवर होता है, मेरी इतनी सैलरी है जो मैं इस बिजनेस से लेता हूँ, मुझे अभी शॉर्ट टर्म लोन की नीड है, तो मैंने अपने बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, उन्होंने कंपनी के पेपर्स देखे और मुझे लोन दिया। ठीक है जी। वो लोन फ्रॉम बैंक्स इधर भी है, लोन फ्रॉम बैंक्स इधर भी है, इधर भी है, आगे भी इधर भी होगा। लोन फ्रॉम, कहाँ गया जी, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जगह होता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बस वो लोन फ्रॉम बैंक्स है, अब उसको ये एक आर्टिफिशियल सा डिस्टिंक्शन बना दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। Like I said, seems pretty useless to me. I've never thought of any loans, not that I've taken too many loans or whatever, but whenever there is a business finance need, there are many other ways of raising business finance other than loans. But I've never looked at this classification of period, ownership, and source of generation. However, be that as it may, हम ऐसा करेंगे just for the passing the exam. ठीक है, सो आगे आते हैं, हम सोर्सेज ऑफ जनरेशन में आते हैं। जनरेशन का मतलब क्या है जी, मतलब कुछ वंस अगेन लाइक इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है, बड़ा वेग सा क्लासिफिकेशन है। इंटरनल सोर्स है जी, आप अपनी इक्विटी बेच दो या अंदर बने हुए प्रॉफिट से लोन अपना फाइनेंस जनरेट कर लो, या कोई बैंक के पास जाओ, या डिबेंचर्स इशू करो, या कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। सो सोर्स ऑफ जनरेशन का एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल है, सोर्स बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ओनर्स ओन फंड्स वर्सेस बोरोड फंड्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, हर जगह ये ट्रेड क्रेडिट और ये लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब कॉमन है हर जगह। ट्रेड क्रेडिट आपको यहाँ भी दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों करा हुआ है? बेसिकली जो आपको फाइनेंस नीड है उसको देखने के 3 तरीके हैं, आप ऐसे सोच लो कि ये आपको ये कितनी देर के लिए चाहिए, किस बेसिस पे आप ओनर हो, उस बेसिस पे करोगे, या आप कुछ और बेसिस पे आप ये जनरेट करना चाहोगे, और शायद इंटरनल सोर्सेज से जनरेट करोगे या एक्सटर्नल सोर्सेज से जनरेट करोगे,
है ना। तो ऐसा क्लासिफिकेशन है, इसको रट लो बस। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। सो जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें बस बहुत ज्यादा समझने वाली और बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी, कुछ रट लेना है बेसिस दिस, है ना, दिस प्रेजेंटेशन। सो सोर्स ऑफ फंड्स में बेसिस ऑफ पीरियड जो फर्स्ट वाला था, ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला था बेसिस ऑफ पीरियड, उस पे आते हैं। उसमें लॉन्ग मीडियम शॉर्ट टर्म। सो जैसा मैंने बताया था कि लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज कॉमन। अ बैंक इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द वे, सो आई डोंट नो, यू नो, दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो इनकरेक्ट, बट माय गेस इज दैट एनसीईआरटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब बैंक से अलग करके देख रही है तो उनका मीनिंग प्रॉबेबली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उनको एक्चुअली अगर लिखना था तो ऐसे लिखना चाहिए था कि बैंक्स एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती है, जो आपको पता होगा, मुथूट गोल्ड लोन प्राइवेट कंपनी है, गोल्ड लोन, गोल्ड आप अपने घर का गोल्ड दो, वो आपको थोड़ी देर के लिए लोन देगी, है ना। तो ये एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन करी हुई है ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। क्या एक आर्टिफिशियल वो है, 5 years का पीरियड ले लिया है, वो 3 साल भी हो सकता था, 10 साल भी हो सकता था, बट फॉर सम रीजन 5 years लिया हुआ है। सो वंस अगेन जस्ट अ नंबर टू रिमेंबर एंड नॉट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस व्हाई दिस इज 5 years। सो इन्होंने कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल नीड जो ग्रेटर देन 5 years है उसको आप लॉन्ग टर्म डिफाइन करते हो, ठीक है जी। देन देर इज व्हाट एनीथिंग विच इज लेस देन अ ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म वो हो जाएगा जो 1 और 5 साल के बीच में है, नेचुरल सी बात है। आगे चलते हैं। सो अभी उसी पे है बेसिस ऑफ पीरियड। अब थोड़ा सा डिटेल में ये लॉन्ग मीडियम शॉर्ट टर्म को मैंने थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करा हुआ है, थोड़ा एक्सपैंड करा हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है कि जी जो आपका सप्लायर है, जैसे सपोज मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, कृष्णा स्टोर्स, ठीक है जी। अब कृष्णा स्टोर्स को मुझे दिवाली आ रही है और मुझे ज़्यादा पैकेट बेचने हैं और कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। मैं जो जो अपना लेज के, पेप्सी के लेज के जो चिप्स का डिस्ट्रीब्यूटर है या हल्दीराम चिप्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको मैं बोलता हूँ कि यार डिस्ट्रीब्यूटर साहब, आप मुझे अभी तक तो 10 दिन का क्रेडिट देते हो, या जो भी उनके टर्म्स होंगे, 10 दिन का क्रेडिट होगा, 30 दिन का होगा, या कैश टू हैंड कैश होगा, वट एवर इट इज, आप मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा दे दो, ठीक है जी। आप मुझे 45 डेज का दे दो कि प्लीज, ठीक है जी, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 30 days और 15 days 10 days वट एवर, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। और दूसरा है कि यार वो क्रेडिट नहीं दे रहा है मुझे, तो मैं बैंक के पास चले जाऊं, जी मुझे 1 लाख रुपए ना थोड़ी देर के लिए, बस 1-2 महीने के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, 2 महीने के बाद मैं पूरे के पूरे वापस चुका दूंगा। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए एकदम बर्स्ट ऑफ ज्यादा पैकेट खरीदने हैं, ज्यादा जैसे ही बिक जाएंगे वो सब दिवाली के 15-20 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा बिकाई होगी, वो सब आप कैश कैश इकट्ठा करके बैंक को 2 महीने के अंदर वापस दे दोगे विद इंटरेस्ट। आप उसमें, देखो आपने 2 लाख लिए थे, आपने 2.5 लाख कमाए, 2 लाख के ऊपर 10,000 इंटरेस्ट भी दे दिया, 40,000 आपने एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया। तो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज। ये एक्सपेंशन ये मैंने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया, सॉरी मैं वहीं पर ही शुरू हो गया था, नीचे पॉइंट पे नहीं आया था। स्मॉल बिजनेस एक्सपेंशन नीड्स हो सकती है, जैसे मैंने बताया मिठाई और पटाखे खरीदने हैं फॉर एग्जांपल, है ना। पटाखे आजकल मैंने जान के डाला है यहाँ पर, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे को सिविल डिसोबीडियंस दिखानी पड़ती है, कम से कम दिल्ली में तो पटाखों बैन के साथ। सो और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंस होता है। और कैसे होता है? लोन फ्रॉम बैंक्स होता है। यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन ओनर्स के ऊपर कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ एक बारी। अब आप यहाँ देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन ओनर्स फंड्स। अब ओनर्स में क्या होता है कि मैंने घर वालों से पैसे ले लिए, उधार मांग लिया, ठीक है, अपने किसी कजन से उधार मांगा, अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, पत्नी से उधार मांगा, किसी से भी, मम्मी से उधार मांगा, ठीक है मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको अभी वापस दे दूंगा। यूजुअली ये सब इंटरेस्ट पे नहीं होता, बट हाँ फैमिली में कहीं बाहर से मार्केट से पैसा लिया तो वो इंटरेस्ट पे रहता है, कई बार ज्यादा इंटरेस्ट पे रहता है। तो वो चाहे शॉर्ट टर्म हो, मगर वो क्लासिफिकेशन वाइज इन्होंने ओनर्स
फंड्स में डाला हुआ है। तो ये समझ लें, इसको मैं आगे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सॉरी, मीडियम टर्म, अब ये हो गया। हाँ जी, मीडियम टर्म फाइनेंसिंग पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, अरे मैं मीडियम टर्म है और यहाँ लॉन्ग टर्म लिख दिया, ये मीडियम टर्म है इसका, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है जबकि लॉन्ग टर्म है, कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ हो गई। तो ये मीडियम टर्म है, ठीक है। मीडियम टर्म में क्या है, वंस अगेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये मैंने डाला है कि जी आपको 3 साल के लिए कुछ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए लोन चाहिए, अब वो बैंक आपको दे नहीं रहा है, तो आप बैंक के पास ही जा रहे हो, मगर वो कह रहा है जी मैं अनसिक्योर्ड नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो आप कहोगे जी मेरा घर है, आप उसे मॉर्गेज पे ले लो, कभी करना नहीं चाहिए वैसे ये सब काम, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। कि जो अपना घर है, कोई पर्सनल ऐसे, स्पेशली जहाँ पर रहते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है तो जब अवश्य करिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बट एनीवेज, जैसे घर है कोई, या कोई और लैंड पड़ा है कहीं, पुश्तैनी लैंड है, कुछ है, तो जी उसको आप मॉर्गेज पे दे दीजिए, मुझे जी 25 लाख का लोन चाहिए, बड़ा लोन, ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंसिंग यूजुअली आप छोटे छोटे लोन्स के लिए नहीं जाएंगे, छोटे लोन्स के लिए आप शॉर्ट टर्म को ही लेंगे। मीडियम टर्म हुआ जी जैसे इन्होंने क्लासिफाई करा 1 से 5 साल के अंदर, तो उतनी विजिबिलिटी में आप रीपे कर पाए, तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, वॉट एवर सम लोन लाइक दैट, ठीक है। सो वो आपकी सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक को कहो जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे इसके अगेंस्ट 20 लाख का लोन दे दो, ठीक है जी। तो समथिंग लाइक दैट, तो वो हो गया मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी पे। अब क्यों चाहिए होता है, why is medium term financing needed for a business, medium sized expansion वो शॉर्ट, वो कुछ एकदम दिवाली का बर्स्ट था उसके लिए चाहिए था, इसमें कुछ मीडियम साइज कुछ एक्सपेंशन सोची होगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ से मसालों का मैन्युफैक्चरर है, या आप ट्रेडर हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, अब आपको अपनी नई ट्रेड आउटलेट खोलनी है या अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना है, और आपको वो खोलना है, आप दिल्ली में हैं मगर अब आपको इंदौर और चेन्नई में भी खोलना है, तो आपको वहां पर ऑफिस लेने के लिए, वहां पर ब्रोकर को ढूंढने के लिए, कोई बंदा लगाएंगे प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, उस सब के लिए आपको लोन चाहिए। तो बिजनेस, सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन, सो दैट्स कॉल्ड अ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग नीड, एंड यूजुअली ज्यादा लोन चाहिए होता है। और इस तरह की, इस नेचर ऑफ बिजनेस इज स्लाइटली टू एक्सपैंड द बिजनेस। In this, it is immediate bursts, seasonal bursts of business, for example. Either it is to expand the business, a medium type sized expansion of the business. Then there is long-term finances. Long-term finances में वही वापस घूम फिर के loans of banks and financial institutions, which is non-banking financial institutions. Mortgage of property, gold loans. Sorry, I don't think this is appropriate here. You don't give loans for gold loans for long term. Maybe mid term के लिए कर सकते हैं। एंड बट कैसा ऐसा रहता है कि सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ योर बिजनेस, राइट। सो आप किसी को कहो जी आप 10% शेयर्स ले लो, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, आई एम डूइंग से 100 crores ऑफ बिजनेस, आप 10% शेयर्स खरीदो एट अ वैल्यू ऑफ वट एवर द नंबर मे बी, डबल द करंट रेवेन्यू। अगर आपकी 100 करोड़ की रेवेन्यू, आप कहो जी मेरे 200 करोड़ की वैल्यू है बिजनेस की, कम से कम मैं आपको 10% शेयर्स दे दूंगा एट व्हाट, 10% शेयर्स 200 करोड़ के हुए 20 करोड़ के, तो मुझे 20 करोड़ की नीड है इंटरनल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के लिए, ठीक है। आप वो पैसा डालेंगे और मैं वो 20 करोड़ यूज करके बिजनेस की एक्सपेंशन, हो सकता है मैं उसमें से 5 करोड़ खुद ले लूं, एज 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 यू नो मैंने शेयर्स बेचे हैं और समथिंग, अपने शेयर्स बेचकर, और कुछ मैं वापस बिजनेस को ग्रो करने के लिए रीफाइनेंसिंग के लिए डालूं। सो ये इसका अजम्पशन है बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, चीज मैं अपने लिए नहीं निकाल रहा हूँ, बट बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरा अब 100 करोड़ का बिजनेस जल्दी से 150 करोड़ का बन जाए, जो मुझे धीरे धीरे ग्रो करते करते शायद 5 साल लगते, वो मैं 2 साल में ही कर पाऊँ। तो मैं जल्दी से 150 करोड़ 2 साल में ही बन जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 5 years to become 150 crores. No? So that is why I would go and say sell my shares, for example, for long-term financing. While जो example मैंने दिया वो मैंने 2 साल का बोल दिया, but see the point is that business expansion 2 साल भी है, but वो permanent हो गई अगर मैंने शेयर सेल करे हैं। So ideally मुझे बोलना चाहिए था 10 साल तक अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं डबल कर पाऊंगा, बट अब मैं
6 साल में ही बिजनेस एक्सपैंड कर लूंगा, डबल कर दूंगा, 100 करोड़ से 200 करोड़ पहुंच जाऊंगा 5 या 6 साल में। सो देन नाउ ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनसीईआरटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इक्वल्स 5 years और मोर, वो मैंने एग्जांपल करेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन व्हाई डू यू थिंक मीडियम टर्म फाइनेंसिंग इज नीडेड? मीडियम साइज बिजनेस, सॉरी दिस इज अगेन रॉन्ग ये मैंने फिर से कॉपी पेस्टिंग में छोड़ दिया, बट एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैं एग्जांपल आपको दे ही दिया, 100 करोड़ से 200 करोड़ बनना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशंस। आई विल गो बैक एंड शो यू द कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप पे आ रहे हैं हम। कई सारे एग्जांपल्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो रेपिटेशन होगा, बट जस्ट बेयर विद मी सो दैट द होल स्टोरी इज reinforced in your minds. So classification basis of ownership है ना। So owners own internal funds ना, मतलब पर्सनल फंड्स है, मतलब मेरी सेविंग्स है भाई, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, है ना। बहुत सारे 10 साल से मैं सैलरी ले रहा हूँ जो भी, और मेरी फंड्स पड़े हैं 5 लाख रुपए, मैंने वो जी डाल दिए बिजनेस को फंड करने के लिए। या बिजनेस में ओवर द लास्ट 10 years ऑफ बिजनेस मेरे पास स्टोर करते 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 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। एक अलग से बैंक अकाउंट बनाया हुआ था जहां हर महीने में 2,000 रुपए डाल देता था, 5,000 रुपए डाल देता था सेविंग करने के लिए, या म्यूचुअल फंड्स में हर महीने डाल देता था फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस से ही निकाल कर। अब वो बढ़ते बढ़ते मैंने देखा जी म्यूचुअल फंड्स की मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी पिछले 10 साल में वो 20 लाख रुपए बन गई है। तो वो मेरा एक रिजर्व है फ्रॉम अनस्पेंट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट से मैंने खर्चा नहीं किया, बिजनेस नहीं एक्सपैंड करा, मैंने एफडी में डाल दिया या म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो वो मेरा इंटरनल रिजर्व है। सो मैं वहां से निकाल सकता हूँ, राइट। So from the unspent profits made in previous years are the reserves of a business. Then once again, owners own internal funds or borrowed money. Once again, I'll go back and show you how they've classified same ownership में owners own funds or borrowed money on the basis of ownership. That needs to be clear. Okay. This is owners own internal funds and borrowed money on the basis of ownership. Once again, loans from loans from banks and non-banking financial institutions. And then there are complicated methods like debentures and all. These are usually not used by small, medium-sized businesses. These are only used by large businesses to borrow money from the public. ये debentures आते हैं, डीमैट अकाउंट्स होते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, कई बारी न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं, स्टफ लाइक दैट कि हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। मतलब when companies like say Reliance or Tata की कोई Tata Power or some company, they want to raise money, then वो debentures issue कर देते हैं say at 7%। अगर FD बैंक 6% दे रहा है, वो कहेंगे हम जी आपको 7% रिटर्न देंगे और आप हमसे ये डिबेंचर्स ले लीजिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, रटने की बात है, डिबेंचर्स बस रट लो। Just for your understanding, it is to borrow money from public at fixed interest rate. अगर बैंक्स जैसा मैंने बताया 6% दे रहे हैं, वो कहेंगे जी मैं 7% दूंगा आपको, 7.5% दूंगा, ठीक है। तो मैं रिलायबल कंपनी हूँ, मैं आपका पैसा लेके भागूंगा नहीं। तो अगर इफ यू बिलीव इन द कंपनी, सो ओनली लार्ज कंपनीज विच आर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, जिनको पब्लिक ट्रस्ट कर सकती है, उन्हीं वो ही डिबेंचर्स इशू कर पाते हैं और उनको सक्सेसफुली उनसे पब्लिक से मनी बोरो कर पाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक जैसे कोई रिलायंस ने इशू किया, टाटा पावर ने इशू करा, मुझे लगा ये कहीं भागेंगे नहीं, बिजनेस लेके कल बंद करके लंदन भाग नहीं जाएंगे मेरा पैसा लेके। दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द बिजनेस। उन्होंने कहा जी हम 7.5% देंगे और 3 साल में आपको ये रिटर्न कर देंगे, सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट आपका पूरा विद 7.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड जो भी। तो फिर मैं वहां पर पैसे लगा दूंगा। ऐसे करके मेरी तरह हजारों लाखों लोग होंगे जो लगा देंगे एंड दे वुड हैव रेज्ड देयर मनी। अब वो 7.5% कैसे देंगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बैंक, बैंक उनसे चार्ज करता 9%, तो उन्होंने कहा जी हम डिबेंचर इशू कर देंगे पब्लिक को, बैंक को हम 9% क्यों दें, ठीक है। तो अगर पब्लिक ने दे दिया तो बैंक से लेने के बजाय पब्लिक से 7.5% पे ले लेंगे, ठीक है। और फिर उनको धीरे धीरे रिटर्न कर देंगे। एंड इसको कि वो रिटर्न कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट के मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, सोर्स ऑफ जनरेशन। वंस अगेन आई विल गो बैक टू द डायग्राम टू हैव अ क्विक रेफरेंस। पीरियड, ओनरशिप एंड सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सो लेट्स कम बैक टू दिस। राइट, इंटरनल सोर्सेज। अच्छा, ये एक्चुअली पहले के लिए भी एप्लीकेबल है,
इंटरनल सोर्सेज का जो दूसरे थे अपना मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और सॉरी पीरियड ओनरशिप, उनमें भी एप्लीकेबल है ये जो उन्होंने बोला. फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ लिखा नहीं हुआ है इस डायग्राम में, बट देयर इज अ गुड एग्जांपल गिवन इन द बुक. बाय सेलिंग एक्सेस स्टॉक. अब आपने बहुत सारा स्टॉक ओवर द इयर्स इकट्ठा करके रखा हुआ है, आपने सडनली रियलाइज करा यार ये पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म चाहिए हो, मीडियम टर्म चाहिए हो, यूजुअली शॉर्ट टर्म की नीड होगी. तो आप कहोगे अब क्या करें यार, अब हम बैंक से लोन लेने जाएं, कुछ परिवार से पैसे मांगे, या ऐसा करते हैं हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है यहाँ पर, सो आई एम गोइंग टू सेल दिस एक्स्ट्रा स्टॉक. मेरे पास 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है, लेट मी गो अग्रेसिवली लुक फॉर पीपल और बिजनेसेस विच बाय दिस स्टॉक. ठीक है, मैं उनको जाके अग्रेसिवली, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ट्रेडिंग में आप हैं, या आप कहेंगे जी एक एक्सेस स्टॉक बेचना है मेरे को, से आई हैव लॉट ऑफ, मेरे पास मसाले पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, या ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, और वो मैं स्टॉक थोड़ा ज़्यादा लंबा इकट्ठा हो गया है कुछ 4-5 महीने से. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम बिकती हैं, फॉर एग्जांपल अखरोट हैं जी, वो साल में यूजुअली सिर्फ सर्दियों में बिकते हैं, मेरे पास 6 महीने से पड़े हैं. ठीक है, अभी अभी सर्दियाँ थोड़ी दूर हैं, अब मैंने पहले से सस्ते में मिल रहा था, मैंने स्टॉक करके उसको अच्छे से प्रिजर्व करके एसी वेसी में रखा हुआ है. अच्छा, अब मैं कहूँ कि जी स्टॉक ज़्यादा हो गया है, मैं क्या करता हूँ कि और 2 महीने वेट नहीं करता एक्सेस स्टॉक के लिए, ये सॉरी ये धीरे धीरे स्टॉक निकलेगा, मैं क्या करता हूँ कुछ बायर्स के पास जाता हूँ और कहता हूँ, बिजनेस बायर्स के पास, और कहूँगा कि प्लीज बाय दिस इन बल्क फ्रॉम मी. आप मुझसे 1 टन लेते हो, मेरे पास 1.5 टन पड़ा है, ये आप इकट्ठा ले लो, मैं आपको 10% और डिस्काउंट कर दूंगा. ठीक है, तो आप सेलिंग एक्सेस स्टॉक से आप पैसे रेज कर सकते हो. रिकवरिंग रिसीवेबल मनी फास्टर, मतलब इसका मतलब है, सपोज आपको किसी ने 10 लाख रुपए देने हैं, आपका कोई बायर था, उसने 10 लाख रुपए देने हैं आपको. ठीक है, आपने वो देता है जी 60 दिन बाद, ये आपके टर्म्स है, 60 डेज क्रेडिट पे. आप उसको जाके कहेंगे कि मैं ना, आप अगर मुझे 7 दिन में पैसे दे दोगे, आई विल गिव यू अ 10,000 रुपी डिस्काउंट और अ 1% डिस्काउंट ऑन ऑल द मनी यू हैव टू पे मी. वो कहेगा 10 लाख पे 10,000 रुपए बच रहे हैं, लो जी 1%, है ना, ईयर 9,90,000 दो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 60 डेज आई पे यू इन 7 डेज, आई सेव दिस मनी. अब ये छोटा साउंड कर सकता है, राइट, बट इसको अगर ये 2 करोड़ रुपए हो तो सिग्निफिकेंट हो जाता है. ऐसा करके दिस इज अनदर वे ऑफ रेजिंग मनी. This could be for short term, so please understand this money raising, so money raising which may be an internal source or internal source of generation could also be for short term, है ना. It could be on the basis of ownership also, so stuff like that. ये सब mixed है definition, है ना. अच्छा, फिर है सेलिंग इक्विटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा कि इंटरनल सोर्स है, मेरी इक्विटी है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैंने जाके 10% अपनी इक्विटी बेच दी. सो दैट इज ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टू सम अदर कंपनी और सम फैमिली मेंबर, सम फ्रेंड और व्हाटएवर, रिच फ्रेंड और समथिंग. ठीक है, फिर आ गया जी एक्सटर्नल सोर्सेज, वंस अगेन लोन्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वंस अगेन डिबेंचर्स इधर आता है, और इधर और भी बहुत सारे सोर्सेज इन्होंने बुक के डायग्राम में बताए हुए हैं. लोन्स फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ऑल ऑफ दिस इज अननेसेसरी. आप बस ये याद रखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, दिस इज इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड फॉर पासिंग द एग्जाम. जस्ट थोड़ी कुछ चीजें रखनी है, बट दिस पीपीटी इज मोर फॉर अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसके बाद रखना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है जी, अभी ये वीडियो बंद करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में मैं सेक्शन 8.4 सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है ना, वही चीजें ज्यादा डिटेल में आएंगी सोर्सेज ऑफ फंड्स में. अभी ये क्लासिफिकेशन कर रहा था, बट सिर्फ क्लासिफिकेशन दे दूं कि जी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है और उसके एग्जाम्पल्स ना दूं, तो मुझे तो जस्टिस नहीं लग रहा था ये समझाने का, वो रटने वाली बात हो जाती, इसलिए एग्जाम्पल्स भी दिए. माई फीलिंग इज, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, बट माई फीलिंग इज दैट सोर्सेज ऑफ फंड जो विद एग्जाम्पल्स दिए मैंने, वही सेक्शन पूरा का पूरा एक्सपैंड होगा इस सेक्शन में ऑफ द चैप्टर, which I will cover in a following video. Thank you very much. Hope you enjoyed and hope you learned something here. I am going to stop recording now.